जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो होने वाली है बीएसएफ एचसीएम के मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की, जो कि कल 21 तारीख में आया था। आज इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। बाकी कोई गलती हो गई हो सॉल्यूशन करने में या फिर कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पूरा, और कहीं पे कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कंप्यूटर का है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बताना है आपको। तो आपको पता है, देखो डिस्क क्लीनअप जो है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ये डिस्क जो डिफ्रैगमेंटर है ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ हो गया आपका, ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो विजुअल बेसिक है ये आपका, इसका आंसर होगा विजुअल बेसिक, क्योंकि ये आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड 2010 में फाइल टैब पर जाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग होता है। तो इसका आंसर आपका Alt+F होगा, और जो Alt+N है ये आपकी इंसर्ट की शॉर्टकट की है, और Alt+H ये आपकी होम टैब की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, निम्न में से वायरस की श्रेणी में कौन सा स्वयं को नहीं दोहराता है। तो आप सभी को पता है जो वॉर्म है वो दोहराता है अपने आप को, बूट सेक्टर वायरस भी और साथ में माइक्रो वायरस भी। तो जो आपका ट्रोजन हॉर्सेज है यह आपका दोबारा से अपने आप को नहीं दोहराता है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्टकट की और उनका जो वर्क है उसको मैच करना है इसमें। तो जो आपकी Ctrl+9 है वो किसके, देखो इसे करना कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले ये देखो ऑप्शन एलिमिनेट कौन सा हो रहा है। देखो जो Ctrl+9 है, अगर आपको एक भी पता है ना इनमें से, देखो Ctrl+9 जैसे पंक्ति छिपाने की होती है, तो अगर आपको एक पता है तो देखो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि फर्स्ट वाले पे ए और बी दे रखा है। तो इसलिए इन दोनों में से कोई आंसर होगा। और जब Ctrl+9 छुपाने की है तो Ctrl+Shift+9 दिखाने की होगी पंक्ति को, तो इसका बी ही आंसर होगा। यहाँ पे भी बी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला है Ctrl+0। तो ये आपकी जो होगी ये कॉलम छिपाने की होगी। तो जब आप देखो कि तीसरे का ए, तो तीसरे का ए सिर्फ इसमें ही है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में मर्ज एंड सेंटर कमांड शामिल होता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने MS एक्सेल अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपका होम टैब में होता है। इसका आंसर होम टैब है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, VGA ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने के लिए इसमें ए अक्षर का पूरा रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। तो इसका जो आंसर है वो अरे होगा, जो ए से होगा वो अरे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में परिवर्तित करता है। तो जो परिवर्तित करता है उसके बारे में पूछा है। एंटीवायरस तो भाई हमारे कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए होता है। ALU ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, जो भी गणनाएं होती है कंप्यूटर में उसके लिए। और कंट्रोल यूनिट जो होता है वो नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर असेंबलर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे तब भी इस क्वेश्चन को आराम से बना के ले जाओगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अभी मेरे पास वो जरा पेन नहीं है, वो पेन आता है ना एक, उससे लिखने वाला, इसलिए मैं आंसर पे टिक नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आप बस मेरे बोलने पे ध्यान देना थोड़ा। MS एक्सेल में सेल एड्रेसिंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। तो ये पहला है, इसका पहला सेल A1 होता है, ये तो सही है, पहले सेल को A1 ही कहते हैं, और कॉलम पहले आता है और रो बाद में आती है। और दूसरा है, दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति का सेल B3 होगा। भाई दूसरा कॉलम और तीसरी पंक्ति का सेल B3 होगा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंक्ति संख्याओं से पहचानी जाती है, ये भी ठीक है, पंक्तियां जो हैं संख्या से भी पहचानी जाती हैं। और जो ये लास्ट वाला है ये आपका गलत है, कॉलम संख्याओं से पहचाने जाते हैं। कॉलम संख्याओं से नहीं, अल्फ़ाबेट से पहचाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IBM 360 किस पीढ़ी में विकसित कंप्यूटर है, ये पूछा गया है। तो आपका ये थर्ड जनरेशन होगा।
ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो थर्ड जनरेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईमेल के किस फील्ड में डाले गए एड्रेस प्राप्तकर्ताओं को अदृश्य रहते हैं? तो जैसे कि जो आपका CC है ये कार्बन कॉपी होता है, लेकिन जिसमें अदृश्य रहेगा वो BCC होगा आपका। तो इसका आंसर आपका BCC रहेगा, ठीक है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस बताना है। प्लॉटर आपका हार्ड कॉपी है, इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपका हार्ड कॉपी है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपका हार्ड कॉपी है। तो इसका मॉनिटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। मॉनिटर आपको बस दिखाई दे सकता है, वो आपके हाथ में थोड़ी दे देगा। हार्ड कॉपी तो जो वो है जो आपके हाथ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में सही विकल्प कौन सा है? तो जो लैन है उसके बारे में बताना है आपको कि सही विकल्प कौन सा है। लैन केवल क्लाइंट सर्वर तकनीक पर संचालित होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और यह किसी एक सीमित क्षेत्र के उपकरणों को जोड़ता है? इसका ऑप्शन बी सही है। ये एक सीमित क्षेत्र तक ही रहता है, इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सही विकल्प पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रयोजन का प्रिंटर नहीं है? तो विशेष प्रयोजन के लिए नहीं है। फोटो प्रिंटर भाई जो फोटो का उसका यूज़ है अपना अलग, ठीक है। थर्मल वैक्स प्रिंटर का भी अपना यूज़ अलग होता है एक। और डाई सब्लिमेशन प्रिंटर जो होता है इसका भी यूज़ अपना अलग होता है। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसका कोई विशेष प्रयोजन के लिए यूज़ नहीं है, ये नॉर्मल रहता है, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, किस रंग के पोर्ट को USB 3.0 कहा जाता है? तो जो USB 3.0 है वो आपका ब्लू USB पोर्ट होता है। जो CPU के पीछे पोर्ट होते हैं उनको कहते हैं। तो ये आपका नीला USB पोर्ट यानी ब्लू USB पोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स कौन सी कुंजी से खोलते हैं? तो इसका आंसर F12 हो जाएगा। F12 आपकी शॉर्टकट की इसकी है और F5 आपकी रिफ्रेश की है, तो इसका F12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में दो सेल A1 और A2 को जोड़ने का सही सूत्र कौन सा होगा? तो देखो, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऐड लिख दिया, टुगेदर लिख दिया, या फिर A1 प्लस A2 लिख दिया। अगर आपने सही से पढ़ा होगा कंप्यूटर तो आपको पता होगा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPI डीप पैकेट इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल बिलोंग टू विच OSI लेयर? ये पूछा है इन्होंने, डीप पैकेट इंस्पेक्शन DPI OSI मॉडल का कौन सा लेयर प्रोटोकॉल है? तो मतलब कौन सी लेयर में आता है ये DPI? तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर में आता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। देखो इसमें इसमें इन्होंने बोला है MS वर्ड में एक शब्द में छोटे और बड़े अक्षर दोनों हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं भाई, कोई शब्द है उसमें पहला लेटर कैपिटल और बाद के लेटर स्मॉल हो सकते हैं, तो ये तो सही है आपका, ठीक है। और नेक्स्ट है, MS वर्ड में पैराग्राफ के पहले शब्द को बोल्ड नहीं किया जा सकता, तो ये आपका गलत है। आप किसी भी शब्द को बोल्ड कर सकते हो, उसे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल B दबाओगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा, इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन ए ओनली, मतलब डी वाला आंसर इसका होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी सही बताना है। स्टाइल पार्ट के प्रदर्शन के नामित परिभाषा है, मतलब जो स्टाइल पार्ट है उसकी प्रदर्शन की नामित परिभाषा है? हाँ, है उसकी परिभाषा। और स्टाइलिश दस्तावेज के त्वरित स्वरूपण संशोधन की अनुमति देते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग मॉडिफिकेशन की आपको अलाउ करते हैं उसके लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B दोनों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट कंप्यूटर का। इसमें पूछा है डोनट चार्ट एक से अधिक डाटा श्रृंखला के लिए उपयोगी है। डोनट चार्ट जो होता है आपका वो सर्कल टाइप में होता है, जैसे रिंग होती है ना वैसा। तो इसका पहला वाला सही है। और दूसरा है डोनट चार्ट रिंगों में डाटा दिखाते हैं, प्रत्येक रिंग एक डाटा श्रृंखला को दर्शाता है। हाँ, ये भी सही है, तो आपका ये दोनों ठीक हो जाएगा। इसका भी जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्य सत्य है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम कर लेते हैं हिंदी को। हिंदी पे चलते हैं पहले, एक मिनट रुको बस, हिंदी लास्ट में थी। यहाँ से आपकी हिंदी। तो ये पैराग्राफ जो है
इसका मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने पहले भी पूछ रखा है। अगर आपने BSF HCM का मॉक इनका RW वालों को लगाया होगा पहले, तो ये रिपीटेड पैराग्राफ है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता करने के लिए, अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो इन्होंने लाइन लिखी है, पूंजीवाद समाज में लेखक पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता, इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई। कला और कलाकार एक क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि इसमें उसका अजनबीपन या एलियनेशन और बढ़ा। तो एक बार आप सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना। जो आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, वो एक बार में लग जाएंगे। तो इसे पढ़ने में ज़्यादा मतलब ये मत सोचा करो कि लाइन पढ़ूंगा इसमें टाइम जाएगा। एक बार पढ़ लो, एक बार के बाद आपके 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे वो। तो यहाँ क्वेश्चन है, पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया था। तो देखो यहाँ पे था आंसर, ये रहा बीच में, बीच बाजार आ गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार उन दोनों के बीच में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था। तो कला की सुरक्षा का दायित्व समाज का था, ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है, कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है। तो कला का दायरा सीमित होना, ये उसका संकुचन का आशय है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा इन्होंने, अजनबीपन का आशय क्या है, मतलब अजनबीपन का आशय इसमें बताना है। तो अपनापन तो नहीं होगा, अजनबी है भाई, तो अपनापन तो नहीं आने का, ना सामुदायिकता आएगा ना लोकप्रियता। तो इसका जो आंसर होगा एकाकीपन होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो गद्यांश में जैसे कि आपने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, मैं दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड रुको। ये जो लाइन है कि पूंजीवाद समाज में कला, ये आपका इसका शीर्षक होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, पूंजीवाद समाज में कला, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, पैराग्राफ के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। नेक्स्ट है, इसमें पूछा है इन्होंने, इसमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। जो भाषा शामिल नहीं है वो बताना है इसमें। तो देखो, उर्दू भी है आपकी, नेपाली भी है, तमिल भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ी आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग बताना है पराधीन में कौन सा है। तो पराधीन में जो उपसर्ग होगा आपका वो पर हो जाएगा, परा नहीं होगा ना, ये प्रा होगा, तो आपका पर उपसर्ग हो जाएगा, पर प्लस आधीन, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक का विलोम है। तो आधुनिक का विलोम बताना है। देखो, समीचीन समान चीज़ों के लिए होता है, अर्वाचीन आपका आधुनिक का ही पर्याय है, और समसामयिक इसका अर्थ मेरे को नहीं पता है, लेकिन जो इसका विलोम होगा ना वो आपका प्राचीन होगा, ठीक है, तो प्राचीन इसका आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। हिरण का पर्यायवाची बताना है। तुरंग घोड़े का होगा आपका, और जो शार्दुल है वो शेर का होगा। तो जो सारंग है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर सी होगा, हिरण का पर्यायवाची आपका सारंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थिक शब्द है। उद्योग का बताना है, रोजगार नहीं होगा भाई, ना ही साधारण होगा, ना ही सरल होगा। तो उद्योग जहाँ पे होता है वहाँ कारखाने होते हैं, तो कारखाना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द बताना है। जयचंद तो वो होते हैं जो चुगलखोर होते हैं, और या किसी और से मिल जाते हैं जाके। शकुनी जो भड़काते हैं एक दूसरे को, और बाकी जो विभीषण है वो न्यायप्रियता लोग होते हैं, उनको बोला गया है। और बाकी जो नारद ऑप्शन दे रखा है, जो नारद जी हैं हमारे, वो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण वगैरह देखी होगी या कुछ सीरियल वगैरह देखते होगे, तो उसमें ये इनका यही काम रहता है नारदों का, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि बतानी है। नमय प्लस कार, देखो इसे तोड़ के देखोगे तो नमय कार में नहीं है, ये विसर्ग हो गया आपका। जगदीश में आपका इसमें व्यंजन संधि हो गया, और दुर्लभ में भी आपका विसर्ग हो गया। और जो भानुदय है, भानु में ऊ और उदय का ऊ दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो ये आपका दीर्घ वो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कला प्रवीण, मतलब कला में प्रवीण, तो इसका बहुवीरी नहीं होगा। इसका मतलब पहले पे पहला आशय है दूसरे पे,
तो इसका तत्पुरुष हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है? देखो, बादल घिराए और बारिश भी होने लगी, तो रचना की दृष्टि से ये आपका संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो आपका ये संयुक्त हो जाएगा, निर्भर नहीं है वो किसी पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृपया पुस्तकालय जाने का रास्ता बताइए। ये यहाँ पे मतलब पुस्तकालय जाने का रास्ता पूछ रहे हैं, तो वृत्ति के भेद से सबसे अच्छा विकल्प बताना है। जो वृत्ति का भेद है वो विद्यार्थ हो जाएगा आपका इसमें, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य बताना है। देखो, महादेवी छायावादी कवियत्री थी, देखो यहाँ कवियत्री गलत लिखा हुआ है, तो ये शुद्ध नहीं है। जब भी आप आओ मुझे मिलो, मुझे मिलो नहीं होगा, मुझसे मिले होगा। और आपका दर्शन पार कर मैं धन्य हो गया, तो ये पार कर गलत लिखा है, पाकर आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सही है? तो सही लोकोक्ति बतानी है उसके अर्थ के हिसाब से। जो बोले सो घी को जाए, जो बोलो सो घी को जाए, महाकृपण, ये आंसर किसका गलत है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान इसका नहीं होगा। और जी जाए घी ना जाए, दान देने वाला तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये तो वो हो गया कंजूस आदमी। तो टके का सब खेल है, टके मतलब पैसा, तो पैसा सब कुछ करवा सकता है, और ये आज की रियलिटी भी है कि जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खून सफ़ेद होना, मुहावरे का अर्थ पूछा है। अपमान होना नहीं होगा इसका। और कोई बात क्या है बिना ना रह पाना, ये भी नहीं होगा। असंभव कार्य करना, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा दयामोह ना रह जाना, मतलब किसी के प्रति कोई भाव ही न रह जाना अंदर, कि भाई उसके साथ जो हो रहा है होने दो। खून सफ़ेद हो जाना उसे कहते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ऊ बताना है। ऊ जो होगा आपका पश्च संवृत स्वर में आएगा, तो इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कल मुझसे मिलने आएगी। देखो, जो मैंने लाइव क्वेश्चन करवाए थे उसमें ये मैंने पूछा भी था आपसे, तो इसमें सर्वनाम का भेद बताना है कौन सा है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें सर्वनाम का अन्य पुरुषवाचक होगा, क्योंकि ना यहाँ हमारी बात हो रही है, ना ही जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी हो रही है, ये किसी थर्ड पर्सन की हो रही है, तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। तो आपकी हिंदी और कंप्यूटर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड की। तो पहले क्लैरिकल एप्टीट्यूड कर लेते हैं, उसके बाद फिर रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग के बाद लास्ट में मैथ उठाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ ना, सेम ऐसे ही सब्जेक्ट आपको मॉक टेस्ट में भी उठाने हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर सॉल्व करना है, कंप्यूटर के बाद हिंदी, और हिंदी के बाद अब जो मैं करूँगा वो करना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड की। क्लैरिकल एप्टीट्यूड आपको कैसे सॉल्व करना है? देखो, यहाँ पे जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड में। इन्होंने एक दो क्वेश्चन डाले हैं आज, तो इसमें बस आपको चेक करना है, इससे मैच करके जो सही लिखा होगा उसको देखना है। तो सबसे पहले आप चेक करोगे, देखो यहाँ पे फ्लैट नंबर 305, ऊपर भी 305 है, टावर बी, ग्रीन मेडोज अपार्टमेंट्स लिखा है पूरा, सेक्टर 45 गुरुग्राम, और साथ में हरियाणा 122,003 ये लिखा हुआ है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर मिल रहा है इससे, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में पार्शियल को ऐसे लिखा जाता है और रेडिकल को ऐसे लिखा जाता है। तो रिस्पोंड का पूछा है इन्होंने, तो आप देखोगे यहाँ पे एल, पीछे से लेके चलो एल एम, ठीक है, तो एक प्लस हो रहा है, फिर ए जेड एक माइनस हो रहा है, आई जे एक प्लस, और टी एस एक माइनस, आर एस एक प्लस, ए जेड एक माइनस। तो प्लस माइनस वन वाली सीरीज चल रही है इसमें, तो उसी हिसाब से देख लेंगे। डी के बाद ई आएगा स्टार्टिंग में। ई कितने ऑप्शन में? 3 में है, एस में नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। फिर डी के बाद आप देखेंगे एन है, एन माइनस वन होगा तो आपका एम आएगा, एम तीनों में है। और उसके बाद ओ में से ओ में एक प्लस होगा, क्योंकि एन से हमने माइनस कर दिया। ओ में एक प्लस होगा तो पी आएगा। पी कितने में? देखो यहाँ पी नहीं है, पी इसमें है, इसमें। अब देखो आगे, इसमें ओ टी डी आगे सेम है, इसमें भी ओ टी डी आगे सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लास्ट वाला चेक करना है। हमने ओ में प्लस करा था, फिर पी में माइनस करेंगे, एस में प्लस करेंगे, ई में माइनस करेंगे, आर में प्लस करेंगे। तो आर में जब प्लस वन करेंगे तो आपका एस आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंग्लिश का है, ये एंटोनियम बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका।
द फर्नीचर डिस्प्लेड अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिगेंस एंड पार्शियलिटी। तो इसमें जो पूछा है इन्होंने, एलिगेंस का एंटोनियम पूछा है। जो एलिगेंस का एंटोनियम होगा, इसका मतलब होता है लालिता। तो इसका जो होगा ग्रेसलेसनेस होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये श्रृंखला दे रखी है, इसको पूरा करना है। तो जेड ए वाई एक्स वो वाई बी, तो ये देखो अपोजिट लिखा हुआ है जेड ए, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं जेड फिर एक का गैप करके वाई एक्स, तो यहाँ डब्ल्यू आ जाएगा आपका। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे 37 से 43 हो रहा है, तो 6 एक्स्ट्रा हो गया, और यहाँ 23 से 31 हो रहा है, 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ 6 या 4, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। 17 + 2 19, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डिक्शनरी के हिसाब से लगाने हैं। तो डिक्शनरी के हिसाब से आप कैसे लगाओगे, देखो जो ये क्वेश्चन है इसमें पहले 3 वर्ड देखो शुरू के स्टार्टिंग के सेम है, ग्रो इसमें सेम लिखा हुआ है। तो ग्रो के बाद जो आपका सबसे पहला वर्ड आएगा वो सी आएगा। इसको आप चेक करोगे तो ग्रोसरी जो लिखा है सबसे पहले ये आएगा इसमें, क्योंकि सी है यहाँ पे। इसके बाद आपका जो आएगा वो 1 आएगा, सी, फिर यहाँ पे आई है तो आपका 1 आ जाएगा। 4 1 के बाद आपका जो है, आप देखिए ओ यू एस में से कौन सा पहले आता है, तो ओ पहले आता है, 4 1 2 हो जाएगा। अब फिर यू एस में से कौन सा पहले आता है, एस पहले आता है, यू बाद में आता है, तो 4 1 2 5 3, तो आपका इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 1 2 5 3, ये वाला आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट को 32 लिखा जाता है। मैट को देखो 32 कैसे लिख रहा है, ये जो मैट लिखा हुआ है इसके जो ये नंबर हैं इनको ऐड करके लिखा हुआ है। देखो ये मैट लिखा है, मैट ये 13 पे, ये 5 पे, और टी आपका 20 पे, तो 20 और 13 33, 33 और 5 आपका कितना हो गया, 20 13 33, 33 और 5 आपका हो गया 38। ठीक है, 38 में से फिर 6 माइनस कर रहा है, 38 - 6, तब आपका 32 आ रहा है। सेम यही चीज़ अगर यहाँ पे क्लियर हो रही है, फिर यहाँ पे भी एक बार कर लो ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। 13 MOW दे रखा है, 13 15 और आपका यहाँ पे 23। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 23 और 15 38, 38 23 और 15 38, 38 10 48 और 3 51, तो 51 - 6, तो आपका 45। तो ये क्वेरी ठीक हो गई। तो ऐसे इसमें चेक कर लेंगे, 18 + 21 + 14, ये आपका रन की वो हो गई प्लेस वैल्यू। अगर आपको याद होगी तो आप आराम से बना लोगे इसे। तो इसको जब ऐड करेंगे 14 18 32, 32 और 20 आपका 42 52 और एक 53, 53 में से जब आप 6 माइनस करोगे तो 47 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको डिक्शनरी के हिसाब से चलना है। एंगर, एनालॉजी, एनिमेट, एंकर या फिर अनार्की। ठीक है, तो इसमें आप कैसे करोगे, देखो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको डिक्शनरी सीरीज में लगाना है इसको। तो आप कैसे करोगे, देखो यहाँ पे पहले देख लो, स्टार्टिंग में सब में एन जो है AN सेम लिखा हुआ है। उसके बाद जो इसमें इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसके बाद एल है, इसके बाद आर है, तो आपका 2 पहले आएगा, और 2 के बाद फिर आपका आएगा 5, 2 5, और 2 5 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एलिमिनेट करोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 5 स्टार्टिंग में है, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में बैंक को AZMZ लिखा जाता है, MZ लिखा जाता है, टेल को SZKD लिखा जाता है। तो ये कैसे लिखा जा रहा है, देखो B - 1 A और A - 1 Z, N - 1 M, तो -1 की सीरीज चल रही है इसमें। तो -1 की सीरीज के हिसाब से अगर हम करेंगे, हमें लैंड का बताना है, तो लैंड को कैसे लिख देंगे, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे L में से, तो यहाँ पे K आ जाएगा, यहाँ Z आ जाएगा, और यहाँ पे आपका M आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, KZMC। तो KZMC आपका ऑप्शन C है, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A × Z दे रखा है, तो इसका अर्थ है इसमें आपका, देखो सबसे इस वाली लाइन में AB की बहन है, तो AB की बहन है यानी A बहन है B की यानी Z की, यहाँ Z आ जाएगा। और उसके बाद दे रखा है प्लस, प्लस में क्या दे रखा है आपका, प्लस में दे रखा है AB की माता है, तो जो ये है ये माता है किसकी, P की, और P एंड कर दे रखा है AB का भाई है, तो ये P जो है ये भाई है किसका, R का, और R / Q का अर्थ दे रखा है इन्होंने डिवाइड में जो है
वो है ए बी की पत्नी है, तो आर जो है वो पत्नी है किसकी, आपका क्यू की। और क्यू माइनस एस का अर्थ है ए बी का पिता है, तो जो ये है ये पिता है आपका एस का। तो एस से जेड का संबंध बताना है, तो एस ये मम्मी, ये पापा, ये मम्मी हो गए, मम्मी की मम्मी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी, तो आपका हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड मदर इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है तुम्हारा। देखो ये इन्होंने पूछा है दे वर श्योर ऑफ द विक्ट्री ऑफ देयर विक्ट्री, तो श्योर का एंटोनिम बताना है। कॉन्फिडेंट नहीं होगा, बैंकफुल नहीं होगा, आपका इम्प्रूडेंट नहीं होगा, डाउटफुल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउ बर्न में रहती है तो रैबिट कहाँ रहता है, तो रैबिट आपका रहेगा खंदक या बिल, मतलब क्लोज या बिल में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है टेकिंग द समर्स ऑफ प्रूव टू बी डैश फॉर आनंद वीजा एप्लीकेशंस, तो इसका जो बताना है आपको ईडीएम बताना है। ईडीएम आपका हो जाएगा ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, तो आपका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेकिंग को ऐसे लिखा जाता है, लूसेंट को ऐसे लिखा जाता है, तो इजलेंट को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे m+1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, +1 +2 की सीरीज है, तो पहले +1 करेंगे हम, आई का जे हो जाएगा, एस का फिर +2 करेंगे, एस में दो जोड़ेंगे तो आपका यू आ जाएगा, जे यू, दो जे यू सब में, एम भी सब में, उसके बाद सी इन ऑप्शन में, डी वाला एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो इनमें से देखेंगे, इन दोनों में, इन तीनों में से आंसर होगा, तो एन है आपका, एन में आपका +1 होगा, एन के बाद ओ आएगा, तो ओ इन दोनों में इसमें भी नहीं है, और डी में +2 होगा, तो आपका एफ आएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABZBCY, मतलब ABCD, तो आपका ई आएगा पहले, फिर BCDEF, अब आपका एफ आएगा, तो ई एफ इन दोनों ऑप्शन में है खाली, लास्ट में ZYXW, पीछे की जो सीरीज चल रही है, तो W से पहले क्या आता है, V आपका, तो EFV इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं ये मैं बता रहा हूँ। अकेले अंकों को नहीं, को आपस में बदलना होगा, मतलब अंकों को नहीं बदलना, वैसे पूरी संख्या को बदलना है आपस में। तो देखो इसे, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करा करो आप, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 35 और 42 को बदलेंगे, तो 21 × 5 - 42 प्लस ब्रैकेट में आपका 35/7 और प्लस के 28, तो 21 पंजे 105 माइनस 42, 7 पंजे 35 प्लस 5 प्लस 28। अब देखो ये 42 माइनस का है, तो 28 और 5 33, 33 इसमें जुड़ेगा आपका, तो आपका हो जाएगा ये 138। 138 में से आप 42 घटाओगे तो 8 में से 2 गए 6, और 13 में से 4 गए बचा 9, तो ये आपकी क्वेरी सक्सेसफुल रही, तो आपका 96 ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है स्पेलिंग करेक्ट बताना है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन की गलत है, रिकॉल की गलत है, तो यहाँ पे कंपैरिजन की ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉल की गलत है, और यहाँ पे इवेंट्स की मतलब रिकॉल की ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन की गलत है, और इसमें चाइल्डहुड की गलत है, तो ये वाला क्वेश्चन इनका गलती है। इसमें कोई सा भी ऑप्शन ठीक नहीं है आपका, ये एरर क्वेश्चन है। और इसमें आप देखो FGH फिर आई आएगा, फिर जे आएगा, तो आई वाले सही होंगे, ये कट गया आपका, फिर एन वाले सही होंगे, और फिर उसके बाद क्योंकि एन तीनों में, फिर देख लेते हैं ये तीसरे वाला B छोड़ के C, D छोड़ के E और F छोड़ के G, तो आपका G आएगा, लास्ट में आपका क्या आएगा CDE, F को छोड़ के G, H को छोड़ के I, तो आपका ये वाला ऑप्शन बी ठीक हो जाए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे है। देखो 83 फिर 86, 3 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो 7 के बाद 11 आएगी आपकी, क्योंकि 9 तो कटती है, तो 11 जोड़ेंगे, तो इसमें देखो 11 जोड़ने पर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सिर्फ सी ऐसा है जिसमें 11 जोड़ने पर 109 आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसमें क्या क्या रखा है इन्होंने, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ेदानों में ना फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए हैं, ठीक है। तो इसके जो निष्कर्ष धारणाएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं, कांच की बोतलों को एकत्र करने हेतु निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र कूड़ेदान से अलग रंग के हैं। देखो ऊपर रंग की बात हुई है इसमें, तो हाँ वो अलग रंग के हो सकते हैं। कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए, तो आपका जो है इसमें ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन बी इसका रॉन्ग रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये है, तो इसमें देखो ये एल है, एल 12 पे होता है, आई आपका 9 है, तो -3 हो रहा है, फिर पी में भी आपका पी 16 पे आता है, फिर भी -3 हो रहा है, तो -3 की सीरीज चल रही है, तो जी में से जब आप -3 करोगे तो 4 आएगा, 4 पे सिर्फ यहाँ पे डी पे ये दे रखा है और ये दे रखा है, उसके बाद आर में से आप -3 करोगे तो आपका ओ आएगा, ए नहीं आएगा, तो ऑप्शन 20 का आंसर ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि फुटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को बैडमिंटन कहा जाता है, बैडमिंटन को वॉलीबॉल कहा जाता है और वॉलीबॉल को हॉकी कहा जाता है, तो कौन से खेल में गेंद से, कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है? तो आपका बैडमिंटन रैकेट होती है और उसमें मिंटन होती है, ना कि बॉल होती है। तो बैडमिंटन को क्या कहते हैं? वॉलीबॉल। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेक्स को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमविधित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो ब्रेक्स लिखा हुआ है BRAKES, तो इसको लिखेंगे तो A B, उसके बाद आपका E आ जाएगा, फिर आपका K आ जाएगा, फिर आपका R आ जाएगा, S आ जाएगा। तो आपकी S की संख्या अपरिवर्तित है और एक K की संख्या अपरिवर्तित है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी पूर्व की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। देखो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व किया करो इसको। 4 किलोमीटर वो सीधे चला और पूर्व की ओर, या फिर यहाँ पे कर लो, देखो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर सीधे चला, उसके बाद वे दाएं बाएं मुड़ा, बाइक मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। तो वो कितनी दूर है? तो आपको ये बताना है इसमें कम से कम कितनी दूरी है। तो ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये समान रहेंगे, क्योंकि ये दोनों समान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं। ये वृत्ताकार मेज है, इसमें 7 जने बिठा लो आप पहले, ये रहे वो 7 जने, ठीक है। और इन्होंने बोला है एफ जी के दाईं ओर दूसरा है, तो जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, और बी एफ का पड़ोसी है। तो जो बी है वो एफ का पड़ोसी है, इसको बाद में लेंगे, लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो सी का पड़ोसी नहीं है, सी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ई जो कि सी का पड़ोसी है, ई जो कि सी का पड़ोसी है, यहाँ पे आएगा। जी के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो जी के दाईं ओर देखो सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर है। और डी ई और ए के बीच में है, जो डी है वो ई और ए के बीच में है, तो डी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इन्होंने पूछा क्या है, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए के ठीक बाईं ओर बैठा है आपका डी, तो ऑप्शन आपका इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17 को 60 लिखा जाता है, तो 20 को क्या लिखा जाएगा? देखो 17 तो 51, 51 के बाद +9 हो रहा है, और 20 या 60 +9 हो जाएगा, तो आपका 69 आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, YAD को NUS लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखो आप इस यहाँ पे आप देख पाओगे, तो SUNDAY, ये संडे हो रहा है पूरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? MOON, मून हो गया, तो मून के साथ क्या आएगा? नाइट आएगा, तो NIGHT, आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको विषम शब्द चुनना है। तो इसमें देखो यहाँ पे एक भी आपका वोवल नहीं है, सारे कॉन्सोनेंट हैं, और इसमें भी आपके सारे कॉन्सोनेंट हैं, इसमें भी आपके सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो यहाँ पे आपका एक वोवल है, वो है आई, AEIOU, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी, ठीक है। वो कुछ ऐसे है, 68 के बाद 81 है, 81 के बाद 96 है, तो 68 में आप 13 जोड़ोगे तो आपका 81 आ जाएगा, फिर 13 के बाद आप यहाँ पे 15 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, 15 के बाद आपको 17 जोड़ना पड़ेगा, तो 17 जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा 113। तो यहाँ पे ये जो सीरीज चल रही है वो 13, 15, 17 और 19 ऐसे करके जुड़ रहे हैं, और आगे के सेटिस्फाइड के लिए आप जोड़ सकते हैं इसमें, आप 19 जोड़ोगे इसमें, तो 17 और 2 132 होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, XWVU ये दे रखा है, तो आप देखोगे यहाँ से अगर उल्टा पढ़ेंगे से UVWX, एक सीरीज बन गई बैक सीरीज, तो XWVU, यू के बाद क्या आता है आपका? टी आता है, तो आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो टी से होगा, टी आएगा, और टी से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, TOP, ये वाला है ना, तो आपका ये आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दिख रहा होगा, देखो जो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वो दे रखा है इन्होंने, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ ये है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पे पहले वो उतार लेते हैं, 40, गुणा का अर्थ क्या दे रखा है हमें? प्लस दे रखा है 12, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? डिवाइड बाय 3, और माइनस का अर्थ दे रखा है हमें गुणा 6, भाग का अर्थ दे रखा है हमें माइनस के 60। तो इसको सब सोल्व करेंगे, देखो 3 चौक 12 और 4 6 24, तो 24 ये आ गया, प्लस 40 और 40 और आपका ये हो गया 64, 64 में से 60 जाएंगे तो बराबर 4, तो ऑप्शन डी आपका आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि P गुणा का T घटाने पर और M जोड़ने पर V विभाजन का संकेत हो, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो P गुणा का है तो 12,
पी गुणा का है, गुणा लगा दो 6, एम जोड़ने का है 15, टी जो है आपका वो घटाने का है 16, और बी जो है आपका ये भाग का है, भाग 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस के 15 प्लस 12×72, तो 72 और 15 87, 87 में से आपके 4 जाएंगे तो आपका 83। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें बोला है कि डेमोक्रेसी से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। देखो कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें एस नहीं है ये नहीं बनेगा, और इसमें ये माइक्रो लिख रहा है यहाँ पे, माइक्रो के लिए आई नहीं है ये नहीं बनेगा, मार्की लिख रहा है यहाँ पे तो मार्की बन जाएगा आपका MARCUI, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ मंत्री अध्यापक हैं, तो सर्कल बना लो, कुछ मंत्री अध्यापक हैं और सभी अध्यापक विद्वान हैं। जो सभी अध्यापक हैं ये सारे विद्वान में आ जाएंगे। इन्होंने पूछा है कुछ मंत्री विद्वान हैं, तो जो कुछ मंत्री हैं वो विद्वान है, राइट। सभी विद्वान अध्यापक है, लेकिन सभी जो विद्वान हैं वो अध्यापक नहीं है, लेकिन सभी अध्यापक विद्वान है, ठीक है ना। तो इसमें फ़र्क है, सभी विद्वान अध्यापक नहीं हो सकते, तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल अनुसरण एक करता है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें देखो ये रखा है पी और क्यू वॉलीबॉल खेलते हैं, तो पी क्यू ये जो खेलते हैं वॉलीबॉल और हॉकी, ठीक है। आरपी खेलते हैं बेसबॉल और हॉकी, बेसबॉल और हॉकी, ठीक है। और उसके बाद एसक्यू जो है, एसक्यू खेलते हैं आपके इसमें वॉलीबॉल और क्रिकेट, तो वॉलीबॉल और क्रिकेट। और उसके बाद RST बेसबॉल तथा फुटबॉल खेलते हैं, RST जो है वो बेसबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अधिक अच्छा कौन खेलता है। देखो जो एस है वो इसमें अधिक अच्छा खेलेगा, क्यों। एस देखो वॉलीबॉल और क्रिकेट भी खेलता है आपका, ठीक है, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी खेलता है, और साथ में इसमें एस आपका ये क्या बोलते हैं बेसबॉल और फुटबॉल भी खेलता है, तो एस 4 खेल खेल रहा है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन कैसे कैसे क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं इसे एक बार। देखो इसमें बोल रहा है पाकिस्तान ने एक अंतर्मुखी प्रकार की नाभिकीय युक्ति का विस्फोट किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्रों की पूर्ति कराता है। तो यह युक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भेजी गई थी, एक ये ऑप्शन है, और एक है पाकिस्तान के वैज्ञानिक नाभिकीय प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जो होगा आपका वो नाभिकीय प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये युक्ति उन्होंने भेजी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, तो इसका जो है ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष 2 का पालन हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 20 का सही होगा। तो आपका रीजनिंग भी कंप्लीट हो गई है, अब बचा है आपका मैथ। मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं मैथ्स के सारे, और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखा है, आपको वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन है ये इसलिए पहले सॉल्व कर लिए हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। साधारण ब्याज में 5% वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो ये हमारा मिश्र धन दे रखा है, इसमें आपका ब्याज भी ऐड है और आपकी मूल राशि भी, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो मूल होता है हमारा 100% होता है, और मूल 100% है, और ऊपर से 6 पंजे 30, 30% ये हो गया, तो 130% का मान हमें यहाँ दे रखा है। ये जो वैल्यू दे रखी है 130% की है। अब 100% निकालेंगे तो उसकी मूल राशि क्या निकलेगी, वो राशि निकल के आएगी 2010, ठीक है, 2010 निकल के आएगी। अब 2010 जो हमारा 2613 मिश्र धन था उसमें से उसको लेस करेंगे तो 603 आ गया। 603 हमारा 6 वर्ष का है, तो एक वर्ष का कितना होगा, एक वर्ष का हो जाएगा 100.5। अब जब 100.5 एक वर्ष का आ गया है, और हमसे पूछा है इन्होंने कि 3015 हो जाएगी कितने साल में। 3015 में से हम जब 2010 को लेस करेंगे तो 1005 आएगा। 1005 को ये एक साल के जो 1005 है ये हमारा कितने साल का ब्याज है ये पता लग जाएगा हमें जब हम इस शेष को डिवाइड करेंगे, तो हमारा 10 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, इसके विकर्ण को 3 किलोमीटर घंटा की गति से पार करने में व्यक्ति को लगने वाला लगभग समय कितना होगा। तो देखो इसको निकालेंगे
60 का स्क्वायर ले लेंगे, विकर्ण का जो होता है हमारा फॉर्मूला 60 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 5200, 3660 का और 1600 आपका 40 का। तो जब इसकी लेंथ निकल आएगी तो जो हमारी वैल्यू आएगी, अगर हम एग्जैक्ट वैसे नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 रूट में 13 मीटर। ठीक है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 3.6। ठीक है, तो इसको हम जब यहाँ पे पुट करेंगे 20 इंटू 3.6 इंटू 18 और अपॉन में 3 इंटू 5। ठीक है, और जब इसको काट लेंगे यहाँ से, इसको इससे काटेंगे 5 चौक 20 और इससे इसको काटेंगे 3 चिंग 18, और जब इसको करके जो हमारा टाइम आएगा वो 24 इंटू 3.6 आएगा, क्योंकि हमने जो ये वैल्यू मान रखी है √3 उसकी वैल्यू है ये, तो 86.5 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये 86.4 आता, लेकिन जो इन्होंने कॉमन पूछ रखा है तो 86.5 आंसर दे रखा है, इसलिए ये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 रेलगाड़ी क्रम से P और Q एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रम से 40-30 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तब रेलगाड़ी एक दूसरे की तुलना, मतलब रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। तो 80 किलोमीटर अधिक, देखो इसको सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो आप। जब 80 किलोमीटर कर ली उसने दूरी जो है, तो इसमें जो आपका 8 का मल्टीपल होगा, एक तो सिंपल वो आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर वैसे भी निकालोगे आप डिविजिबिलिटी रूल से तो 8 का मल्टीपल आंसर हो सकता है, लेकिन 8 के 2 दे रखे हैं, 8 के 24 और एक आपका ये दे रखा है 8 से 56, तो इसको निकाल लेते हैं। जब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, जो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें दे रखी है उन्होंने 80 किलोमीटर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब जो हमारा 40 और 30 का डिफरेंस है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 80 को, तो हमारा जो टाइम आएगा वो 8 घंटे आएगा। तो अब जो 8 घंटे है, 8 घंटे में वो कितना चलेगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दो या फिर डायरेक्ट सीधा सीधा निकाल लो, 8 से इंटू करके या जोड़ के निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 3 7 70 हो जाएगा, और 8 से इसके इंटू करेंगे तो 56 आएगा, तो ये हो जाएगा 560 किलोमीटर। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, अलग अलग करके भी, यहाँ पे मैंने अलग से भी निकाल रखा है। बाकी ये सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ एक मिनट, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यह है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर निकालना है हमें। यदि दो भुजाओं के माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या कितनी होगी, मतलब कितने त्रिभुज ऐसे बन सकते हैं। तो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए बी सी 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, सी के संभावित मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी हमेशा बड़ा होगा सी से, और ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा बी से, और बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा ए से। ठीक है, तो जो हमारा ए प्लस बी बड़ा है वो कैसे है, हमें दो वैल्यू दे रखी है 6 + 3, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सी से बड़ा आएगा ए प्लस बी, तो ये ठीक है। और जो ए प्लस सी और ये बी बड़ा है, इसमें हमारा माइनस का आएगा, तो ये माइनस की जो वैल्यू आएगी ये गलत आएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर पूछे हैं, नेगेटिव नहीं पूछे। और जो बी प्लस सी है इसके निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हम फिर उसके बाद देख लेंगे सी के संभावित मान कितने हो सकते हैं। 3 से 9 के बीच में सी के संभावित मान होंगे, तो 3 से 9 के बीच कितनी संख्या आती हैं, 4 5 6 7 8, तो ये 5 संख्याएँ आएंगी। तो इसने पूछा है कि संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 5, इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बी सी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें वॉल्यूम बताना है घनाभ का, तो जो हमें A1 दे रखी है वो A2 B दे रखी है, और A3 हमारी C है। ठीक है, बाकी जो इसको अंडर रूट में ले लेंगे वैल्यू को सारियों को, और उसके बाद डायरेक्ट जो इसका फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम का वो लगा के जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ABC, और वो ABC जो हमारा रूट है, रूट हटेगा तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कैसे करना है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसका आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, एक गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात पूछा है इसमें। अनुपात देखो कैसे निकालोगे, R = h/3 हो जाएगा। शंकु और गोले का जो फॉर्मूला रहता है आयतन का वो कितना रहता है, वह आपका 1/3 πr² h तो शंकु का होगा, और 4/3 πr³ तुम्हारा गोले का होगा। ठीक है,
तो आर इसको जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से पाई कट जाएगा और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर इंटू 3r इज इक्वल टू 4r क्यूब। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा अंडर रूट में, मतलब क्यूब रूट में हमारा आएगा 4/3। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो ये ऐसे आएगा 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया, मतलब मैंने ऊपर लाइन नहीं पढ़ी है वाली, और यही क्वेश्चन मेरा मैथ्स में भी गलत हुआ होगा क्योंकि मैंने वहाँ पे भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब सॉल्व करा ना तो अब समझ में आया कि क्या निकालना था। यहाँ पे वृद्धि सर्वाधिक निकालनी थी, तो ये वृद्धि कैसे निकलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। रुक जाओ एक सेकंड। देखो 87 से 103 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है ये 13 और 3 16 बढ़ रहा है खाली। इसमें भी ऐसे ही ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो ये कॉपर है ना, देखो कॉपर में कितना बढ़ रहा है, लगभग 4.5 गुना बढ़ रहा है इसका। 12 चौक 48 और 54 आ रहा है यहाँ पे, तो लगभग 4.5 गुना बढ़ रहा है। तो इस वजह से वृद्धि सबसे ज़्यादा कॉपर में होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मैंने जल्दबाजी में ये सॉल्व करा और मैंने सिल्वर लगा दिया इसका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करना है, देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 19 की पावर 300 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो जो ये 19 दे रखा है, हम डायरेक्ट इसको इसमें से माइनस कर देंगे 20 में से, तो हमारा -1 आ जाएगा। -1/20 रहेगा। कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए जो रिमाइंडर हमारा माइनस में दे रखा है वही हमारा प्लस में आ जाएगा, वही हमारा शेषफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीन मित्र ए बी सी इतनी राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं, यदि ए बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों की क्रम से इतने 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 निकाल दिए जाएं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का अनुपात इतना होगा। तो ये जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है 100, 75 और 50 मतलब 225, इसको हम पहले ही इसमें से लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है, हमारी वैल्यू आ जाएगी 5300। और 5300 का मान हमें दे रखा है, 5300 कितने के बराबर है, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 53 आएगा हमारा। 53 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। एक की वैल्यू 100 आ गई। और हमसे पूछा क्या है, आरंभ में सी की प्राप्त राशि कितनी थी। तो आरंभ में सी की प्राप्त राशि कितनी थी, ये देखो जब 100 की इंटू करेंगे 24 से, 24 इसमें जो अनुपात दे रखा है उससे इंटू करेंगे 2400 हो जाएगा। और जो हमने लेस करा था सी का मान 2400 में, वो 75 प्लस कर देंगे तो 2475 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को, कार्य सेम है आपका, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य करते हैं, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और अन्य 8 पुरुष आ गए जो कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य करने में पूरा समय कितना लगेगा, ये पूछा है इन्होंने। तो क्वेश्चन ऐसे है, देखो हमारा जब कार्य बराबर है तो यहीं पर उतार लेंगे 12m × 16, क्योंकि 12 पुरुष 16 दिनों में कर रहे हैं, और 32w मतलब वुमेन × 12। अब यहीं पे ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे काट लो इसे। जब इसे काटोगे तो m = 2 आएगा और w = 1 आएगा, मतलब रेशियो आएगा आपका m = 2 और w = 1। अब इसको आगे क्या पूछा है उन्होंने, आगे पूछा है कि इन्होंने 12 दिन तक मिलकर कार्य किया। तो जो हमारी एफिशिएंसी है m की, वो तो जो हमारी m की एफिशिएंसी है, वो 2 है। और 8 पुरुष और 8 महिलाएं काम कर रही थी, 8 पुरुष और 8 महिलाएं आपकी काम कर रही थी। ठीक है, 8 पुरुष और 8 महिलाएं आपकी काम कर रही थी यहाँ पे। तो 8 दूनी 16 और 8 ही हो जाएंगी, तो फिर इसकी इंटू हो रहेगी 12 दिन में, क्योंकि 12 दिन तक उन्होंने काम करा। तो टोटल वर्क कर दिया था उन्होंने, जब तक का जो मतलब काम करा था वो कर दिया 288। और हमारा जो टोटल वर्क था वो कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा बचा हुआ काम है, देखो अब जो वैल्यू है ना ये, इसको पुट कर देंगे। जो हमारी एफिशिएंसी आई है m की जगह पे, m = 2 है ना, तो m की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो 12 दूनी 24 और 24 की इंटू जब 16 में करेंगे तो हमारा 384 आ जाएगा। तो इतना काम हो चुका है, टोटल वर्क ये है हमारा 384। इतने में से इतना हो गया तो बचा कितना, 96। और अब हमें करवाना है किससे ये काम, यहाँ पढ़ो देखो तुम, ये काम करवाना है हमें 8 अन्य पुरुष और शामिल हो गए, महिलाएं हट गई हैं, लेकिन जो पहले के 8 पुरुष थे वो तो है ना, पहले के 8 पुरुष और अब के 8 पुरुष, तो 16 पुरुष हो गए। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। तो 96 बटे यहाँ पे डायरेक्ट 32 लिख लो, या फिर 16 × 2 लिख लो, क्योंकि ये एफिशिएंसी उनकी। और इजिकल टू जब इसको काटेंगे आप तो 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा, 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक सेकंड रुक जाओ, अंधेरा हो रहा है। ये क्वेश्चन है, पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी को भरता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। देखो, जो पाइप ए है, ये वाला क्वेश्चन करना आप घर से, इस क्वेश्चन को करना। वैसे इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर जो आएगा 30.4 आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप करके लेके आना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। देख लो, क्वेश्चन नंबर है ये 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है एक निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि, एक मिनट, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज पर निश्चित ब्याज की दर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी आया था मॉक टेस्ट में, और ये दोबारा इन्होंने पूछा है। और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे, एक वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है उसकी। तो ये हमें 2 वर्ष का दे रखा, तो एक वर्ष का 600 हो गया, 600 निकाल लिया हमने एक साल का। इसके बाद हम दर निकालेंगे। दर कैसे निकालेंगे? जो हमारा ये है, ये कितना ज़्यादा है उससे, 90 ज़्यादा है 600 से, तो 90 अपॉन में 600 इंटू में 100, तो आपकी 15% दर आ जाएगी। 15% दर निकालने के बाद आपको इसको फॉर्मूले में रख देना है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, जब आप इसमें धनराशि निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि कौन सी धनराशि पर ब्याज मिला है। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन इंटू 15 ये आपका वो हो गया रेट, और ये आपके हो गए 2 साल, अपॉन में 100। जब इसको इससे काटेंगे तो 100 इंटू 40 आएगा, 100 इंटू 40 करोगे तो आपका 4000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 3x² + 2ax + 4b। तो हमें जो सॉल्व करना है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन हमें इसमें दे रखी है। इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें -3 को लेके सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 27, और फिर यहाँ पे 6a आ जाएगा, x की वैल्यू -3 रहेगी तो माइनस का आएगा ये भी, और यहाँ पे 4b आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 15। और इसमें नीचे तब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा, और जो ये 27 है स्टेट लगाएगा, स्टेट जाने के बाद जब ये 15 में से माइनस होगा तो -12 यहाँ पे बचेगा। और लास्ट में जो इक्वेशन सॉल्व होकर आएगी वो आएगी हमारी ये -3a + 2b इज इक्वल टू -6। जब ये इक्वेशन हमारी सॉल्व होकर आ जाएगी, और फिर हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन को कैसे निकालेंगे? जो हमें वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। इसमें हम +3 लेके चलेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे सेम जैसे ये सॉल्व करी वैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 9b + 5a इज इक्वल टू 47। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में 3 से इंटू कर देंगे, और फर्स्ट इक्वेशन में 5 से इंटू कर देंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन में जब इंटू करेंगे, देखो यहाँ पे आएगा -15a, जब इसमें इंटू करेंगे, इसमें करेंगे तो +10a वो 10b इज इक्वल टू -30, ठीक है। और फिर इसकी सेकंड इक्वेशन में इंटू करेंगे। जब सेकंड इक्वेशन में जब इसकी इंटू होएगी तो देखो कैसे आएगा यहाँ से, जब 3 15 15, क्योंकि हमने पहले ये ले लिया था तो वैल्यू वही लेनी पड़ेगी उसके नीचे, तभी वो कटेगी, प्लस माइनस की वैल्यू कट जाती हैं। जब 3 पंजे 15 लेंगे तो यहाँ पे 15a + 3 27b इज इक्वल टू, और इसकी इंटू इसमें करेंगे तो 141 आएगा। 15a से 15a कट जाएगा कि ये प्लस माइनस के हैं, और ये 37b हो जाएगा। 37b इज इक्वल टू 111। जब इसमें से ये जाएगा तो 111 बचेगा। 37 से इसको काटेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, b की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। अब a की वैल्यू भी निकालनी है हमें। a की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ से 3 27 आ गया, 5a हमारा ऐसे रहेगा, बस x की वैल्यू वो b की वैल्यू हमने पुट करी है, अब a की निकालनी है हमें। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जब इसको b को यहाँ पुट कर देंगे तो 9 27 हो गया, प्लस 5a हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 47। तो 5a इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको लेस करेंगे तो 20 आएगा, तो 5a इज इक्वल टू 20, तो a बराबर हमारा 4 आ गया। हमसे a + b की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो a + b की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो मैं एक बार मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा इसको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 2x ब्रैकेट में x + y + z है तो इसको सॉल्व करना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी
तरीके से सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट पहले तो यहाँ से इसको काट लो, वैल्यू को जो 2 बाहर दे रखा है, इससे इसको काटोगे 125 आएगा, इससे इसको काटोगे 50 आएगा, और इस वाली वैल्यू से इसको काटोगे 2 से तो यहाँ पे भी 50 आएगा। ठीक है, और हमें निकालने का है ब्रैकेट में 3x प्लस 6y प्लस 15z। तो इसको निकालने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 मिनट रुको बस। देखो जब यहाँ पे से काट लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, ये 2 तो बाहर से ख़त्म हो गया, तो हमारा बचेगा x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और प्लस y ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस z ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 225। 225 बचा, 125 यहाँ से और 50 यहाँ से, तो 225 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये हमारा ये वाला है ही बाहर वाला। ठीक है, तो ये 225 का मान है। तो जब ये दोनों हैंगी तो इन दोनों के इंटू करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जब होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से इसको काटेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 15। जब आपकी ये वैल्यू 15 आ गई है तो इसको आप पुट करना है आपको कहाँ, इसमें। यहाँ पे जब इसको पुट करोगे देखो कैसे निकल के आएगी। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा 125 आया था, जब इसको काटा था हमने 125 आया था ना हमारा, तो 125/15 रख देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी 25/3 आ जाएगी। वो सेम ऐसी y की वैल्यू निकालेंगे 50/15 रख के, तो 10/3 इसकी आ जाएगी, और z की भी सेम ऐसे निकालेंगे 10/3 इसकी आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमें जो पुट करना है वो करना है, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आ गई तीनों। ठीक है, उसके बाद हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। करना कैसे है, देखो x की जगह बस हमें वो मान रख देना है, जैसे यहाँ पे x है, x की जगह पे वो मान रख देना है। तो 3 × 25/3 प्लस 10 अपॉन में 3 × 6 जो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी y की है, प्लस 15 × 10/3। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से 25 बचेगा, यहाँ से बचेगा 20, और यहाँ से बचेगा 50, और जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 95 आपका आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री ए जो है 28,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करता है, बी इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 दिन बाद श्री, मतलब 5 महीने बाद तो बी शामिल हो रहा है, और 7 महीने बाद सी शामिल हो रहा है, और जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो 4:2:3 के अनुपात में दे रखा है इन्होंने हमें। ठीक है, 4:2:3 के अनुपात में दे रखा है। मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। देखो 1 मिनट, ये जो दे रखा है 4:2:3 के अनुपात में यहाँ पे हमें दे रखा है। अब इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले जो हमें वैल्यू दे रखी है 28,000, ये जो ए है, ए तो पूरा 12 महीने के लिए रहा है ना, तो 12 महीने का जो निकालेंगे हम, इसकी इंटू करेंगे इसमें 12 की, तो हमारा आएगा, ये आएगा 3,36,000। अब 3,36,000 है वो हमारा जो लाभ है, लाभ ए का कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 दे रखा है ना लाभ, तो 3,36,000 4 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84,000। जब एक की वैल्यू 84,000 हो गई है और इसकी वैल्यू है 3,36,000, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, बी की, तो इसमें जब 84,000 निकाल लोगे आप, इसमें इंटू 2 करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी कि बी ने कितना लगाया है वो आ जाएगा, और ऐसी जब 3 की इंटू करोगे इसमें तो सी की वैल्यू आ जाएगी कि सी ने कितना लगाया है। अब उसके बाद इनका लाभ कैसे निकालना है आपको, तो इसने कितने महीने तक लगाई अपनी पूंजी, ये 5 महीने बाद आया तो 7 महीने के लिए इसने अपनी पूंजी लगाई, तो जब 7 महीने के लिए लगाई है और ये टोटल है इसकी, तो हर महीने के हिसाब से कितना बैठेगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 24,000 इसका आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट जल्दी से करना है तो देखो 24,000 एक ही ऑप्शन में है और किसी में है भी नहीं, तो आप पहला ऑप्शन लगा के भी निकल सकते हो, वरना आपको क्रॉस चेक करना है तो आप सी का भी देख लो एक बार। सी कितने महीने बाद आया था, 7 महीने बाद, लेकिन 5 महीने तक उसकी पूंजी लगी रही, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,400। तो ये दोनों वैल्यू आ गई, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में बताना है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो आप क्वेश्चन नंबर 16 है। सबसे पहले ये जो सारी वैल्यू है इसे 2 में ले आओ, मतलब 2 की पावर में लेके आ जाओ इन सबको। कैसे लेके आओगे, 2x तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, 4 को हम 2 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ लेंगे इंटू, और फिर 12 की पावर चढ़ा देंगे उसके ऊपर ऐसे ही। फिर आगे 8 हमारा 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3 × 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 4 16 होता है हमारा, उसकी पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x, और जब इसकी यहाँ पे जब पावर की पावर रहती है तो वो इंटू हो जाती है, 2x इंटू 2 की पावर 24 और इंटू 2 की पावर 9 और इज इक्वल टू 2 की पावर 44, जब 11 × 44 हो जाएगा यहाँ पे। अब इस 2 से ये बाहर वाला 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची है आपकी,
जो पावर की वैल्यू बची है, क्योंकि पावर में ही उसने आंसर पूछा है पावर कितनी रहेगी, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। तो 33x आएगा यहाँ पे, x प्लस 33 आ जाएगा। x प्लस 33 इज इक्वल टू 44। जब 44 में से 33 जाएगा आपका, जब 44 में से 33 जाएगा तो 11 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अरुण की आय बाला की आय से 150% है। मतलब अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। तो डायरेक्ट निकाल लो यहाँ पे, देखो कैसे निकालना है ये। अरुण की आय जो है बाला की आय की 150% है, तो अरुण की हो गई 150 और बाला की हो गई 100। और चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, तो इसका 120% निकालोगे तो आप 180 आएगा। ठीक है, तो इसको जब रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 0 से 0 कट जाएंगी सारी, और 15, 10, 18 आ जाएगा। तो 15, 10, 18 हमारा 43 का मान है। और हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, जो दे रखी है वो 86,000 दे रखी है। तो जब हम 43 से 86,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी निकल के 2,000। और इन्होंने जो पूछा है वो पूछा है चंदू को कितने पैसे मिलेंगे। तो उसके लिए जो चंदू की वैल्यू है वो 18 से इंटू रहेगी, क्योंकि चंदू का रेशियो है 18। 18 से 2,000 की इंटू होगी तो 36,000 आंसर आ जाएगा इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का। ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी करी, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे से मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अगर किसी को आता हो तो इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना ज़रूर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आ नहीं रहा समझ में। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें इन्होंने पूछा है यदि 750 को x, y, z में तीनों भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x-5 अनुपात y-10 अनुपात z-15 इज इक्वल टू 5:4:3 है, मतलब 5:4:3 है। तो क्रम से x, y, z का हिस्सा ज्ञात करना है। x, y, z का हिस्सा कैसे ज्ञात करोगे, देखो जो रुक जाओ मैं क्वेश्चन ये वाला कर रखा है सॉल्व मैंने, ये भी देखो मैंने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी थी, ये वाला हुआ नहीं मेरे से, समझ में नहीं आया ये कैसे होना था। 18 क्वेश्चन, तो 19 क्वेश्चन है। 750 की वैल्यू हमें दे रखी है पहले कितनी, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है 750। अब उसमें से जो लेस हो रहा है ना उसको आप पहले ही लेस कर लो। देखो यहाँ -5, -10, -15 लेस हो रहा है। जब इसको आप लेस करोगे तो ये 30 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 720। 720 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है रेशो में, 5, 4, 3 ये दे रखी है, 5, 4, 9, 3, 12। तो 12 का मान कितना हो गया 720। जब इसको इससे काटोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60। अब डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है तो जो हमारा रेशियो है ना उसमें उसको इंटू कर दो, 60 की इंटू करोगे 6×5 30, और जो हमने लेस करा था एक्स की वैल्यू में से उसको उसमें ऐड कर दोगे तो 305 आ जाएगा। 6×5 30 300 और प्लस 5 आपका आ गया। ऐसी 6 चौक 24 240 और प्लस 10 यहाँ से 10 लेस करा था, ये आ गया हमारे यहाँ पे 250। और जेड की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे 6 18 180, और हमने 15 लेस करा था तो यहाँ 15 जोड़ देंगे 195। तो ये 305 250 और 195 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इसमें बस आपको लेस करना है। जब 0.02 से माइनस करोगे आप 0.002 को, तो आपका कुछ ऐसा आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, बस इतना याद रखना। ये आ जाएगा 0.018 इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे देने की कोशिश करूँगा। ठीक है।